I am Satish Kumar Mali, lecturer of Electrical Department, CSMS College of Polytechnic, Aurangabad. Maintenance of electrical equipment. Subject code 22625. Class double is 6I. Define safety, accident, monitoring, responsibility. First, starting definition of safety. Safety, it is minimize of unwanted accident is called safety. Minimize the unwanted accident is called safety. Accident, accident means injury of person and events is called accident. It is injury of person and events is called accident. Accident means injury of person and events is called accident. Monitoring, monitoring is the process in which continuous observation of record. Monitoring means observation of continuous observation of record or test operation of machine equipment are carried out. Responsibility, responsibility means responsible being person. The meaning of responsibility is being responsible. It is the responsibility of the in charge engineer is to see that the plant operation goes smoothly handled. When the breakdown taken the shutdown charging line. Next question start. What state which precaution to be taken to avoid fire due to electrical reason. अभी प्रिकॉशन देखना है, अवॉइड फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रीजन. फर्स्ट स्टार्टिंग, लूज कनेक्शन प्रोड्यूस स्पार्किंग. अगर हम लूज कनेक्शन रखते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा. स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे मे फायर द सराउंडिंग मटेरियल. अगर लूज कनेक्शन अगर रखते हैं हम तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, फायरिंग प्रोड्यूस होगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस. अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो वहाँ पे इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट. अगर इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, सही मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट हो सकता है. एंड रिस्क ऑफ द फायर ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन में फायर हो सकता है. ड्यू टू द ओवरलोडिंग ऑफ मशीन फॉर लेंथ ऑफ टाइम विल काउज वर्निंग ऑफ इंसुलेशन. अगर हम मोटर का लोड को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ओवरलोडिंग कर दिए तो टाइम बढ़ जाता है. उसका टाइम बढ़ने से क्या हो सकता है, इंसुलेशन वर्न होना चालू हो जाता है. फेलियर ऑफ अर्थिंग सिस्टम. अगर अर्थिंग सिस्टम फेलियर हो गया है तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है. शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा तो फायरिंग प्रोड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 8 काउजेज ऑफ फायर. अभी इसका कारण बताना है 8 फायरिंग प्रोड्यूस होने का. फर्स्ट नंबर रीज़न क्या है, पुअर क्वालिटी मटेरियल इज यूज. अगर हम पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, फायरिंग प्रोड्यूस हो सकता है. अगर लो क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट होना कंपलसरी ज़रूरी है. लूज कनेक्शन प्रोड्यूस स्पार्किंग. अगर कहीं कहीं पे अगर हम लूज कनेक्शन रखते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, फायरिंग प्रोड्यूस हो सकता है. फिर उसके बाद ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ मशीन. अगर मशीन को ओवरलोड कर दे देते हैं तो वहाँ पे इंसुलेशन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. प्रोटेक्टिव डिवाइस इज नॉट गुड. अगर हम प्रोटेक्टिव डिवाइस जो यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस अगर गुड नहीं यूज कर रहे हैं, बराबर नहीं यूज कर सकते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, फायरिंग स्टार्ट हो सकता है. अगर हम कोई भी मोटर्स हो गया या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया उसमें मॉइस्चर आ गया या रेन वाटर आ गया तो वहाँ पे क्या हो सकता है, फायरिंग क्रिएट हो सकता है. रेन वाटर, मॉइस्चर ऑन द इक्विपमेंट. अगर इक्विपमेंट में मॉइस्चर, रेन वाटर इंक्लूड हो गया तो वहाँ पे फायरिंग प्रोड्यूस हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, अब मेंटेनेंस को क्या करना. अगर मेंटेनेंस हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं, कम करते हैं मेंटेनेंस. अगर मेंटेनेंस कम कर रहे हैं, कोई भी मोटर को 2 साल से 3 साल से मेंटेनेंस नहीं किए हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, फायरिंग क्रिएट हो सकता है. तो अपने को मेंटेनेंस क्या करना है, प्रॉपरली मेंटेनेंस करना है. फेलियर ऑफ प्रोटेक्टिव रिले सर्किट. अगर फेलियर ऑफ प्रोटेक्टिव रिले सर्किट क्या हो गया, ख़राब हो गया है
तो वहाँ पर भी फायरिंग प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर ऑफ अर्थिंग सिस्टम मे कॉज शॉर्ट सर्किट। अगर अर्थिंग सिस्टम खराब हो गया है तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा। शॉर्ट सर्किट क्रिएट होने से क्या हो सकता है, फायरिंग प्रोड्यूस हो सकता है। अभी हम क्वेश्चन पढ़ें फायरिंग के बारे में। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एप्लीकेशन ऑफ अर्थिंग। एप्लीकेशन ऑफ अर्थिंग या व्हाट आर यूज ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। आपको मालूम है अर्थिंग जो मेनली यूज करते हैं दो अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। तो यहाँ पे अर्थिंग कौन सा एप्लीकेशन ऑफ अर्थिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज करते हैं अर्थिंग। हम अपने अपने घरों पे यूज करते हैं अर्थिंग, कॉलेजेस में यूज करते हैं, हॉस्पिटल में यूज करते हैं, बैंक में यूज करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर न्यूट्रल अर्थिंग यूज करते हैं, सबस्टेशन में यूज करते हैं, पावर जनरेशन में यूज करते हैं, एंड ट्रांसमिशन ऑफिस में भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद टेली कम्युनिकेशन ऑफिस में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अभी अपने को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस देखना है तो सबसे पहले अपने को ट्रांसफार्मर क्या है उसका डिफिनेशन जानना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन क्या है, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन क्या है, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो दो वाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आप जान गए। अब हमको राइट द मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, मेंटेनेंस किस तरह करते हैं। तो मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ 1000 kVA किलो वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं सीरियल नंबर, फ्रीक्वेंसी, फिर उसका बाद उसका इंस्पेक्शन करते हैं, फिर नोट्स लेते हैं, उस पर एक्शन रिक्वायर्ड, उस पर एक्शन क्या करते हैं हम। सबसे पहले आवरली मेंटेनेंस करते हैं हम, ट्रांसफार्मर का आवरली बोले तो पर आवर मेंटेनेंस करते हैं। फिर उसके बाद डेली मेंटेनेंस करते हैं ट्रांसफार्मर का, फिर मंथली मेंटेनेंस करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वार्टरली मेंटेनेंस करते हैं, हाफ ईयरली मेंटेनेंस करते हैं ट्रांसफार्मर का, फिर उसके बाद ईयरली मेंटेनेंस करते हैं ट्रांसफार्मर का, 2 ईयरली मेंटेनेंस करते हैं, फिर 5 ईयरली मेंटेनेंस करते हैं। ये अलग अलग मेंटेनेंस करते हैं। फर्स्ट नंबर हम सीखेंगे ट्रांसफार्मर डेली मेंटेनेंस जो करते हैं, डेली मेंटेनेंस। फिर उसके बाद आवरली मेंटेनेंस। तो फर्स्ट स्टार्टिंग आवरली मेंटेनेंस। आवरली मेंटेनेंस में क्या चेक करेंगे, एम्पियर उसका चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है और टेम्परेचर चेक करना है। जो पर आवर मेंटेनेंस हम क्या करते हैं, चेक करते हैं हम एम्पियर चेक करते हैं, वोल्टेज और टेम्परेचर को चेक करते हैं। तो चेक अगेन द रेटेड फिगर, उसका चेक करते हैं रेटेड फिगर क्या है, नोट डाउन करते हैं हम, चेक द अगेन रेटेड फिगर। फिर एक्शन क्या लेते हैं हम लोग, स्टार्ट फॉर इट नेसेसरी। जो वर्किंग में नहीं है कर एमीटर, वोल्ट मीटर, टेम्परेचर का सिस्टम, उसको क्या करते हैं, स्टार्ट नेसेसरी करते हैं हम। डेली मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेटिंग ब्रेथर। तो चेक दैट एयर पास इज क्लियर, एयर पास क्लियर हो रहा है कि नहीं उसको चेक करते हैं। चेक द कलर ऑफ द एक्टिव अगेन, कलर चेक करते हैं। हम क्या चेक करते हैं, कलर किसका चेक करते हैं, इफ़ द सिलिका जेल इज पिंक, सिलिका जेल का कलर कैसा होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। द ओल्ड में बी यूज ट्रीटमेंट चेंज, यानी ओल्ड को क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, वहाँ पे न्यू को ऐड करते हैं। अगर उसका कलर डिसकलर हो गया सिलिका जेल का तो उसको क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। फिर मंथली मेंटेनेंस करते हैं। मंथली मेंटेनेंस में क्या हो जाता है, ऑयल लेवल चेक करते हैं, ऑयल लेवल इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल लेवल है उसको चेक करते हैं हम। चेक द ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कंजर्वेटर टैंक में, कंजर्वेटर टैंक में चेक द ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल बराबर है कि नहीं, ट्रांसफार्मर में ऑयल का लेवल मेंटेन है कि नहीं। अगर ऑयल का लेवल मेंटेन नहीं है तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, कंटिन्यूअस
हीट प्रोड्यूस होगा, उसका वाइंडिंग हीटेड होगा तो फिर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इट लो ड्राई ऑयल चेक एनी क्लीन एंड रिप्लेस। जो ड्राई ऑयल है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो गया है उसको हम क्या करते हैं, चेक एंड रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें। क्वार्टरली मेंटेनेंस में क्या करते हैं, बूसिंग को चेक करते हैं। फिर उसके बाद क्रैक एंड, अगर बूसिंग क्रैक हो गया है तो उसको क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर उस पर डस्ट आ गया तो उसको क्लीन करते हैं हम। हाफ ईयरली मेंटेनेंस में क्या है, नो कंजर्वेशन, नो चेक द फॉर द मॉइस्चर अंडर द कवर। अगर कवर के अंदर मॉइस्चर आ गया है तो हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। इम्प्रूव द वेंटिलेशन चेक, उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं वेंटिलेशन को। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयरली मेंटेनेंस, साल के बाद मेंटेनेंस क्या करते हैं हम ट्रांसफार्मर का। ऑयल इन ट्रांसफार्मर में ऑयल का लेवल है कि नहीं ये चेक करते हैं, ऑयल इन ट्रांसफार्मर। चेक फॉर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ट्रांसफार्मर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। वाटर कंटेंट, चेक फॉर द एसिडिटी चेक करते हैं। यानी सबसे पहले हम चेक द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर का चेक करते हैं ऑयल का। तो ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में डस्ट, मॉइस्चर, अदर इम्प्योरिटीज, अगर गैसेस आ जाता है तो उसका ट्रांसफार्मर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अगर ट्रांसफार्मर में डस्ट, मॉइस्चर, अदर इम्प्योरिटीज, गैसेस आ गया तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, ट्रांसफार्मर का कम हो जाता है। तो वो चेक करते हैं। फिर टेक द सुटेबल एक्शन रिस्टोर क्वालिटी ऑफ ऑयल। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सुटेबल एक्शन लेते हैं, अच्छे क्वालिटी का ऑयल यूज करते हैं वहाँ पे। 2 ईयरली मेंटेनेंस, 2 साल के बाद मेंटेनेंस क्या करते हैं, नॉन कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरनल चेक करते हैं ट्रांसफार्मर का। फिल्टर ऑयल का जो कंडीशन ख़राब है उसको फिल्टर करते हैं हम। 5 ईयरली मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, ओवरऑल इंस्पेक्शन, ओवरऑल उसका क्या करते हैं, चेक करते हैं। कोर को, कॉइल को चेक करते हैं हम। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं, ड्राई करते हैं एंड क्लीन करते हैं। ओवरऑल मेंटेनेंस करते हैं 5 ईयरली मेंटेनेंस में। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप फॉर द फॉल्ट मे डेवलप ड्यू टू इम्प्रॉपर और पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। अपने को राइट द स्टेप फॉर फॉल्ट मे डेवलप ड्यू टू इम्प्रॉपर और पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट पॉइंट, लूज कनेक्शन इन द कंडक्टिंग पार्ट रिजल्ट इन द ओवर हीटिंग। अगर लूज कनेक्शन रखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ओवर हीटिंग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लूज आर नट बोल्ट अगर हम लूज रखे हैं या क्लैंप को लूज रखें तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, मोर वाइब्रेशन क्रिएट होता है एंड नॉइस क्रिएट होता है। फिर उसके बाद अगर सोल्डरिंग अगर हम प्रॉपर नहीं किए हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पे मोर हीटिंग प्रोड्यूस होता है। अगर सोल्डरिंग प्रॉपर नहीं किए हैं तो वहाँ पे मोर हीटिंग प्रोड्यूस होगा। फिर उसके बाद क्रैक, अगर बूसिंग क्रैक हो गया है, अगर बूसिंग क्रिएट हो गया तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इनटू फेल्यूर ऑफ ट्रांसफार्मर ख़राब होने का डर रहता है ये। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में अगर डस्ट, मॉइस्चर, अदर इम्प्योरिटीज आ गया तो उसको क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट ओवर हीटिंग क्रिएट हो सकता है। अगर इसमें ट्रांसफार्मर में डस्ट आ गया, अदर इम्प्योरिटीज, गैसेस आ गया तो उसमें से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। हो गया क्या, चालू है। ऑयल लीकेज will reduce oil in the tank resulting in the overheating of transformer oil. Next question, list out the mechanical fault. मैकेनिकल फॉल्ट अभी देखना है, ये कारण देखना है केसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का। फर्स्ट पॉइंट, स्पार्किंग।
बिटवीन द कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। अगर हमको ब्रशेस और कम्यूटेटर में क्या हो रहा है, स्पार्किंग होता है, कभी काल ब्रशेस और कम्यूटेटर में स्पार्किंग होता है, तो ब्रशेस में नॉट बी टचिंग टू द कम्यूटेटर। अगर कम्यूटेटर में ब्रशेस टच नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्पार्किंग होता है। तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एडजस्ट द ब्रश प्रेशर। ब्रश प्रेशर को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना जरूरी है आपको, फॉल्ट क्या है, रीज़न क्या है, मेजर क्या है। तो स्पार्किंग हो रहा है, अगर कम्यूटेटर और ब्रशेस के बीच में स्पार्किंग हो रहा है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, ब्रशेस में नॉट बी टचिंग द कम्यूटेटर सरफेस। अगर कम्यूटेटर सरफेस पे टच नहीं हो रहा है प्रॉपर ब्रशेस, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, इंजीनियर लोग को एडजस्ट द ब्रश प्रेशर को एडजस्ट करना है। अगर ब्रशेस खराब हो गया तो उसको क्या करना है, खराब ब्रशेस को रिप्लेसमेंट करना है। सेकेंड पॉइंट, ट्रबल वेयरिंग। अगर वेयरिंग खराब हो गया है, लुब्रिकेशन ग्रीसिंग करना है उसको, मेंटेनेंस नॉट फॉलो। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, अगर ख़राब हो गया तो उसको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मिसमैचिंग ऑफ ब्रशेस एंड ब्रश होल्डर। तो इफ़ द ब्रश होल्डर आर नॉट प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली हम सेट नहीं किए हैं तो वहाँ पे एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर टैप चेंजर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर ट्रांसफार्मर टैप चेंजर नॉट वर्किंग कर रहा है प्रॉपरली तो वहाँ पे क्या हो सकता है, हेवी रेन इफेक्ट एंड बुशिंग में हो सकता है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्लीन द कॉन्टेक्ट रिमूव कार्बन को रिमूव करना पड़ता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, राइट द काउजेज ऑफ फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन ख़राब होने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, अब उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन विल फेल ड्यू टू हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन विल फेल ड्यू टू हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर में मोटर क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर विच डिसाइड द लाइफ ऑफ द मशीन। यानी इट इज़ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है, डिसाइड द लाइफ ऑफ द मशीन, मशीन का लाइफ डिसाइड करता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इन केस ऑफ रोटेटिंग मशीन, अनबैलेंस रोटर मे बी सेटअप, वाइब्रेशन इंक्रीज, फ्रिक्शनल लॉस, डैमेज द वेयरिंग, फेलियर ऑफ मशीन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेटर ऑफ द लोड द हायर द टेम्परेचर एंड द शॉर्टर लाइफ ऑफ द इंसुलेशन। नेक्स्ट, एनी इंसुलेशन यूज इन द इलेक्ट्रिकल मशीन एज पर द स्टैंडर्ड क्लासेस। ये हो गया इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इक्विपमेंट का ये सिलेबस, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस लिए हैं फाइनल ईयर के हिसाब से। बच्चे लोग को फर्स्ट यूनिट सेकेंड ईयर यूनिट का जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है MSBT के हिसाब से। थैंक्स।